आज सुबह मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कॉल के लिए गया था, पेशेंट देखने के लिए गया था। सो पेशेंट देखने के बाद वहाँ पर जो रेसिडेंट डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर है वहाँ की, सो उन्होंने मुझे रुकाया और कहा सर 2 मिनट बात करनी है। सो आई सेड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? सो बोले सर मेरी एक 13 साल की बेटी है घर पे और बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सर। बात ही नहीं मानती है मेरी, बात ही नहीं मानती, कितना भी उसके लिए अच्छा कहूँ, वो तो छोड़ो, अच्छा तो छोड़ो, मैं उसको कुछ कहने भी जाऊँ तो भी वो मुंह मरोड़ लेती है। तो मैंने कहा मैडम ये तो थोड़ा बहुत एडोलेसेंट में होता है, ये चेंजिंग पार्ट है, ट्रांजिशन का पार्ट है थोड़ा। नहीं बोले सर मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं जा रही है। सो मेरा पहला सवाल इसी को लेकर है, मैम क्या सच में बच्चे हम लोगों से दूर जा रहे हैं? हिंदी अंग्रेजी चलेगा ना मैडम नहीं। द क्वेश्चन इज बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं या हम बच्चों से दूर जा रहे हैं? आई वुड रिवर्ट इट दैट वे। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस इज कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से नहीं होती। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है या आपको देखकर चेहरा मरोड़ रहा है या सुन नहीं रहा, तो ये जो प्रोसेस है ये एक दिन में शुरू नहीं हुई, ये कई दिनों से चलती आ रही है। और शायद आप उसको समझने में, आप उसके साथ रहने में, आप उसके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में कहीं कम पड़ गए हैं, जिस वजह से बच्चा अब आपको उसके लाइफ का पार्ट नहीं समझ आ रहा है उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझसे बच्चा दूर जा रहा है या मैं भी बच्चे से कहीं दूर जा रही हूँ, ये समझना कहीं पर ज़रूरी है, तभी जाकर जो प्रॉब्लम है उसको हम साथ मिलकर फेस कर पाएंगे। पर मैडम आज के वर्ल्ड में तो हर कोई वर्किंग है, इवन मदर्स भी वर्किंग होते हैं आजकल, तो थोड़ा बहुत तो ये डिस्टेंस तो होगा ही। और आफ्टर ऑल ये सब तो हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना, तो ये इतनी सी बात उनके समझ में क्यों नहीं आती है? बच्चों ने आपको ये सब करने के लिए सबसे पहली बात कहा नहीं है, और ये हम बच्चों के लिए कह रहे हैं, ये हम कहते हैं। ये हम कहते हैं, ठीक है? बच्चे नहीं कह रहे हैं आपको करने के लिए। नंबर 1, इसका मतलब आपने करना नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपने करना ज़रूर चाहिए। पर प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ टाइम, प्रॉब्लम इज़ ऑफ दैट इमोशनल कनेक्ट which you need to have with the child when you have time. Okay, great. It is not about आप 12 घंटे बच्चे के साथ में घर पर हैं, उसमें के 10 घंटे आप अपने सोशल मीडिया पर है, बच्चा अपने पढ़ाई पर है। That is not spending time. Spending time would be 15 minutes also if you are there. You are there for the child and the child is there for you. ये चीज़ ज़रूरी है। तो वो इमोशनल कनेक्ट के लिए बहुत टाइम होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपके लाइफ के जो भी डिफरेंट एरियाज़ है उसमें आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है, जिसमें पेरेंटिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। नहीं तो देर है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है फिर? तो उनके साथ ही रहना है क्या? मतलब देर मतलब क्या? जो भी टाइम आप उनके साथ गुजार रहे हैं उसमें आप इमोशनली, फिजिकली, अटेंशन से प्रेजेंट है। ओके। सो इमोशनल अवेलेबिलिटी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, यस, इमोशनल अवेलेबिलिटी होना चाहिए बच्चे। मतलब आप बच्चे के सामने बैठे हुए हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इफ समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट अवेलेबल देयर एंड द चाइल्ड इज सेइंग समथिंग टू यू बट यू आर नॉट अटेंटिव, द चाइल्ड विल रियलाइज यू आर नॉट देयर। ओके, करेक्ट। सो इसमें कहीं तो भी ये जो केस मैंने आज आपको अभी जस्ट बताया, तो इसमें कहीं तो भी बॉन्डिंग भी मिसिंग है ऐसा लग रहा है। जो हाँ, बॉन्डिंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू इन्वेस्ट टाइम एंड इमोशंस। बॉन्डिंग डजंट हैपन बिकॉज यू आर अ बायोलॉजिकल पेरेंट। वो होगा सिर्फ कुछ दिनों तक, बट देन द चाइल्ड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी। सो आपको अगर बॉन्डिंग रखना है
तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपके समय का और आपके इमोशंस का। ओके ओके। सो क्या यही रीज़न है कि कई सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे हमने बोला तो नहीं सुनते, लेकिन फ्रेंड्स ने बोला तो सुन लेते हैं, या किसी और ने बोला तो उस चीज़ को मान लेते हैं जल्दी से, और हमारी नहीं सुनते। सो क्या इसका रीज़न यही है कि बॉन्डिंग? सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। एज स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हर एक बच्चे का एज स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है। अडोलसेंस एज में हमको दोस्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक एज होता है जहाँ पर वो एक अलग किस्म का शेयरिंग हो सकता है, तो तभी हम ज़्यादा अपने दोस्तों की सुनेंगे। एक फर्स्ट सेकंड के एज में यू फील टीचर्स आर बेटर देन द पेरेंट्स। सो एज स्पेसिफिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर बच्चा अगर आपका सुनता है, इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को समझा है और बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आप पर है कि आपने उसको समझा है, और वो जो बात रख रहा है वो आप तक पहुंच रही है। ओके ओके। सो अभी आपने ये जो कहा कि हमने टाइम और इमोशंस की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बच्चों में, सो ये कब करनी चाहिए? मतलब जब ये छोटे होते हैं तब करनी चाहिए, या जब ये एडोलेसेंस फेज में आते हैं तब, मतलब जब उनको समझ में आता है तब करना चाहिए? सो आइडियली कब करना चाहिए? सिंस द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू योर डेथ। ओह माय गॉड। whether you like it, whether you don't like it, since the birth of the child to your death, ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम की भी और इमोशंस की भी। ओके ओके, ग्रेट। लेकिन मैडम अभी एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि अभी इसमें फादर्स का क्या रोल है? फादर्स तो काम करना पड़ता है, दिन में लगभग 10 से 12 घंटे हम लोग बाहर रहते हैं, तो कैसे दे मैडम ये टाइम? मतलब ये ऐसा होता है क्या कि मदर्स ने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए और फादर्स ने थोड़ा दिया तो चल जाता है, ऐसा कुछ? मदर्स पण वर्किंग आहेत, ओके। सो मग हे 50-50% ठेवायचं आहे? नाही मॅडम, मुलं आईचं जास्त ऐकतात वडिलांपेक्षा। हे ॲडव्हान्टेज घेणं म्हणतात त्याला, हे म्हणजे हे टेकिंग ॲडव्हान्टेज आहे, सो दॅट द मदर विल लुक इन टू द मॅटर्स अँड आय एम सेफ। Okay, this is again a new insight for me. No, there is nothing like father or mother, both are equally important, number one. When I say equally important, it means equal responsibility. When, at what age कोण कशी जबाबदारी घेत जाणार तो फेज वाईज आहे। सो एकदम जेव्हा चाइल्ड इज बॉर्न आणि ब्रेस्ट फीडिंग करायचं आहे आणि सगळ्या गोष्टी सांभाळायच्या आहेत, तेव्हा नॅचरली आईचा रोल जास्त असणार आहे, दॅट इज अ नॅचरल फेज। पण इफ इट इज अ बॉय देन अडोलसन्समध्ये फादर हॅज टू टेक ओव्हर, इफ इट इज अ गर्ल मदर हॅज टू टेक ओव्हर मोर। देर आर डिफरंट रोल्स विच बोथ दी पेरेंट्स विल प्ले. Mother will always be there to nurture, understand, communicate, look after the child. Father has to guide, protect, promote the child. Okay. आणि which goes on for life. ओके. पण मॅडम याच्यातनं बऱ्याचदा भांडण लागतो ना आईवडिलांचं की असं पॅरेंटिंग करायचं का असं करायचं. सो मग ते त्याच्यात कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होतं. सो देर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट. वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं हैंडल करना चाहिए उसको, बोलता नहीं ऐसे हैंडल, तो फिर वो पेरेंटिंग अलग ही चला जाता है और ये झगड़ा. म्हणूनच हे असे सेमिनार अरेंज करणं आवश्यक असते असं मला वाटतं. नाजूक विषय छेडलाय. नाही, नवरा बायकोला तसं भांडण्यासाठी काही कारण लागत नाही. मूल हे एक चान्स ते घेतात, तेवढं त्याच्यावरून एक रिझन फाइंड होतं. पण ऑल सेड अँड डन, जोक्स अपार्ट, आय थिंक इथे जेवढे लोक आहेत, हुएवर आर प्रेजेंट हियर, सभी को ये समझ है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, बच्चे के लिए क्या अच्छा नहीं है. बच्चे के दृष्टिकोण से जो चीज़ अच्छी है वही हमको करना है, चाहे वो आपके पसंद का हो या ना हो. आणि बोथ ऑफ द पेरेंट्स शुड कम ऑन टर्म्स अबाउट इट. विथ डिस्कशन यू कैन कम, यू may have a little difference of opinion, but you can come. And if you have too much of difference of opinion, then Vikrant is always available in the society. You can always ask an expert opinion.
आई थिंक एज पेरेंट्स वी हैव गॉट एन इनहेरेंट विजडम, हम में एक विजडम होती है हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है ये समझने की, तो वो उस विजडम को यूज करना चाहिए. मॅडम मी खूप सारे पेशंट बघतो डेली आणि मी जरी प्रश्न विचारतोय तरी मी सध्या समाजाचा चेहरा बनून विचारतोय आणि आवाज समाजाची आहे आणि त्या समाजात मी पण आहे. ओके. खरं उत्तर न्यायाकडनं मिळेल. ओके, सो इसे ही हम शायद क्वालिटी टाइम कहते हैं जो आपने अभी तक डिस्क्राइब किया है. राइट, यस, थैंक यू मैडम. एक और छोटा केस डिस्कस करता हूँ. रिसेंटली एक पेरेंट्स आए थे ओपीडी में. सो उनका बच्चा भी यही एज का था, लगभग 8 से 9 साल के बीच में था. सो उनका कंप्लेंट था कि यार ये ना बहुत गुस्सा करता है. तो गुस्सा करता है मतलब क्या? तो अगर इसके हिसाब से हम लोग नहीं चले या इसको जो चाहिए वो हमने नहीं दिया तो ये हमसे बात बंद कर देता है. ये दिन दिन भर खाना नहीं खाता है. ये अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है. ओके मैडम, इतना गुस्सा आता कहाँ से बच्चों में? एक दिन में तो तैयार नहीं होता गुस्सा. हाँ. और ये जो भी किसी चीज़ पर मांगने के बाद ना मिलने पर आने वाला गुस्सा है, ये आप ही के लाड़ प्यार का नतीजा है. ओके. तो जब आपने नहीं बोलना चाहिए था तब आपने नहीं बोला नहीं, बच्चे को गलत आदत लगा दी सब कुछ मिलने की. फिर जब डिमांड्स बढ़ते जाते हैं और आपसे वो फुलफ़िल नहीं हो पाते, फिर आप नहीं बोलने लगते हो, तो जो चाइल्ड है, द चाइल्ड इज़ नॉट यूज्ड टू टेकिंग नो. Okay. And then when the child takes a no, he has to find a way to get an yes. Now, how can I get a yes? So I have to show some different emotion which can threaten the parent. That is an anger. तो वीक पॉइंट्स पे बटन रख देते हैं बच्चे. वीक पॉइंट्स पे बटन रखते हैं, इमोशनली वो मैनिपुलेट करते हैं कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा. And then the parents will get emotionally disturbed because of it. तो पेरेंट्स को तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है. वो मतलब जो लाड़ प्यार से इतने से कोई इतना बड़ा बनाया है, तो वो अगर खाना नहीं खाएगा, बात नहीं सुनेगा, तो फिर डिस्टर्ब तो हो गए ना. तो फिर क्या मतलब कैसे हैंडल करें ऐसे वक्त? See, nobody is going to die if one person doesn't eat a meal. ठीक है, we have to check कितना दिन खाना नहीं खाएगा. भूख लगेगी तो अपने आप फिर बाहर आएगा. सो कौन से थ्रेट्स को कितना सीरियसली लेना है, ये पेरेंट्स को कहीं पर डिसाइड करना ज़रूरी होता है. एंड यू आर ऑलरेडी लेट टू से नो. नाउ यू विल हैव टू ग्रेजुअली स्टार्ट बिल्डिंग इट अप. दैट डजेंट मीन कि सभी चीज़ों को आपको नहीं बोलना है. इट इज़ अ बैलेंस. जो चीज़ आपको लगता है कि ये डिज़र्व करता है और ज़रूरी है बच्चे के लिए और इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, आप ज़रूर दीजिए. जो आउट ऑफ आपके एक्सपेक्टेशन के हैं उसको नहीं बोलिए. और नहीं बोलते समय डू नॉट ओनली से नो, गिव अ प्रॉपर रीज़न बिहाइंड इट. एक्सप्लेन इट टू द चाइल्ड कि वाई आर यू सेइंग नो, which can include your financial problems. कोई उसकी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है, नहीं हो रही, यू कैन ऑलवेज डिस्कस. द चाइल्ड विल फील मुझे ये इसलिए ज़रूरी लगता है. आपको क्यों नहीं ज़रूरी लगता, आप बात कर सकते हो. फाइनेंशियल आपके इश्यूज़ है, आप ओपनली बताइए प्लीज़. कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. तो कुछ बच्चे फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं, तो वो सहन करना है ड्रामा. Parenting is pain sometimes, but you just have to tolerate it. Wow. There is no other way. So आपको अगर उस पूरे ड्रामे में तकलीफ हो रही है, वो आपका पेरेंटिंग की जर्नी का पार्ट है. पेरेंटिंग हमेशा ही हैप्पी, बहुत एंजॉइंग मोमेंट्स, ऑल लविंग, ऑल अंडरस्टैंडिंग, ऐसा किसी का भी नहीं रहा है, हमारा भी नहीं रहा है. We also had our own disappointments as
अडोलसेंट, हमको भी मना किया गया है कुछ चीज़, हमको भी दुखा है, हमने भी झगड़े किए, इट हैपन्स। तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, उसको टॉलरेट करना है, पेशेंस रखना है, एंड जो एंकर है ऑफ लव एंड केयर उसको छोड़ना नहीं है। that anchor is to be held always, मतलब because अभी मेरा बच्चा is angry on me and I am also angry on the child, hence now I will start hating the child. This should not happen. सो यहाँ बॉन्डिंग टूटती है, यहाँ बॉन्डिंग टूटती है। सो द बेसिक इमोशन ऑफ लव एंड केयर हैज टू बी देयर. Such incidences must not affect, and this is not related to the child, this is related to each human being. It relates to husband wife also. That event should not convert the love into hate immediately. ओके ओके. मग मॅडम लाड किती करायला पाहिजे मुलांचा? लाडाची पहिले तूच डेफिनेशन मला दे. मी बॅकग्राऊंड देतो, डेफिनेशन तुम्ही द्या. बऱ्याचशा पालकांना असं वाटतं की अरे बाबा आपण आपल्याला लहानपणी बऱ्याचशा गोष्टी भेटल्या नाही, आपण मुकलो बऱ्याचशा गोष्टींना. सो मग आता जर मुलांना मग त्यावेळेस आपण जे इमोशन्स फील केले होते सो ते आपल्या मुलाला भेटू नये. आज आपण खूप कमी का बरं नाही मुलाला इमोशन्स फील व्हायला पाहिजे? म्हणजे मला नाही कळाला प्रश्न. तुला दुःख झालं लहानपणी, यू फेल्ट सॅड व्हेन यू डिड नॉट गेट व्हॉट यू वॉन्टेड. वाय द चाइल्ड शुड ऑल्सो नॉट फील सॅड इफ इज नॉट गेटिंग एनिथिंग? कारण अवेलेबल आहे ना सगळं, मग का बरं तसं नाही का धरून ठेवायचं? अवेलेबिलिटी इज, सी द प्रॉब्लेम ऑफ टुडेज पेरेंटिंग इज एक्सेस अवेलेबिलिटी अँड दॅट इज क्रिएटिंग मोर इश्यूज. अवेलेबिलिटी नीड आहे की नाही याच्यावर डिपेंड करतं. इफ यू that thing is needed, I have no issues. But if it is a want, then it should not be fulfilled. Okay. So if tomorrow I want a jet plane to land on Pride and then come for a lecture, this is a want, na? It is not needed within Aurangabad. It is a want. You have to say no about it. पण मग मुलं म्हणतात की अरे उसके पापा तो देखो लेके आते हैं, उसके पास तो है, हमको आप क्यों नहीं देते हैं? Because your papa is different. अच्छा. Your papa is different. सर म्हणतात बच्चे को नहीं समझता है वो. सर सब समझता है सर. ये गलत धारणा है कि बच्चे को नहीं समझता. वो दिखाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है. ये डायलॉग ना समझने जैसा बच्चा नादान नहीं है. मेरी 4 साल की बेटी है. हाँ, समझ जाएगी. समझ जाएगी. मॅडम एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, मोठ्यांचा राग वेगळा असतो का? हो, जास्त वेळ टिकणारा आणि जास्त तीव्र असतो. मोर सिव्हिअर अँड मोर प्रोलॉंग्ड कन्वर्ट्स इन टू हेट व्हेरी फास्ट. चिल्ड्रन आर बेटर देन अस. ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक. गुस्से में बच्चे कई बार फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, घर पे भी यूज़ करते हैं, और वो लैंग्वेज बहुत ट्रॉमेटिक होती है, एक्सट्रीम होती है. ये मैनर्स कैसे सिखाए बच्चों को? सो चाइल्ड, एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन और it has to be expressed in certain way. It has to be expressed in a very respectful way. There is, for adults, for children, everywhere. It has to be expressed in a respectful way without crossing physical boundaries and verbal boundaries. How do you teach that? Now, because the child has got different environments of school, home, and maybe tuition or anywhere else, he is exposed to different kind of people who might express it in a different way. But when he is at home, it is your responsibility to discipline him regarding expression. सो म्हणजे हे दाखवावं लागतं, त्यांना सांगावं लागतं. आणि केव्हा सांगायचं? नाही, एज अप्रोप्रिएट. जसं वॉट एव्हर एज ही इज डुईंग थिंग्स, यू हॅव टू कीप स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डुईंग इट. यू हॅव टू रिप्रमांड हिम इफ नीडेड. रागवायची गरज पडली, प्लीज रागवा अशा वेळेस.
You have to be a good role model when you are expressing your anger also. Because they are observing you. तो जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपका भी एक्सप्रेशन सही तरीके का होना चाहिए ना. द रूल अप्लाइज टू यू ऑल्सो ना. सो गुस्सा मत करो, ये गुस्से में नहीं कहना चाहिए. राइट, ओके. यस, थैंक यू मैडम. सो ये सब चीज़ें गुस्से के दौरान कहनी चाहिए या थोड़ा सेटल होने के बाद, या No. If you feel things are getting out of control during that moment, you have to firmly stop the thing. ठीक है? But rest of the discussion regarding why the anger came up in the first place can happen afterwards. ओके. थैंक यू मैडम. कमिंग टू स्टडीज, तुमचा टॉपिक सर. सो मॅडम, आपण किती अभ्यास